तो हेलो गाइस, माउंट साइडर की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोरिया से रिलेटेड कुछ ऐसे क्राइम्स के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बारे में हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसने पूरे के पूरे साउथ कोरिया को हिला कर रख दिया था। ये कुछ ऐसे हॉरेंडस से क्राइम्स थे जिनके ऊपर इवन साउथ कोरियन मीडिया ने मूवीज भी बनाई हुई हैं, ताकि लोगों के बीच में जो एक घटनाएं हुई थी उसके बारे में वो कभी भूल ना जाए एंड ये ना भूल जाए कि कैसे कैसे लोग इन लोगों के बीच में रहते हैं। आज की जो हमारी पहली स्टोरी है उसको टाइटल किया गया है इन लोगों के थ्रू, दैट वाज द वासियांग सीरियल मर्डर्स। 1986 से लेकर 1991 के बीच में ये सारे मर्डर्स वगैरह हुए थे एंड ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं, इतने ज़्यादा शॉकिंग क्यों हैं, ये तो भी आपको पता चल ही जाएगा। वासियांग काउंटिंग के अंदर 1986 सितंबर 9 को एक 71 ईयर ओल्ड लेडी की डेड बॉडी पाई जाती है एंड ये वासियांग काउंटी के योंगी डू नाम की जगह के अंदर मिलती है। जब उनकी बॉडी मिलती है तो शी हैड बीन फाउंड पार्शली अनड्रेस्ड एंड बाद में पता चला कि इवन उनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रैंगल के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स वासियांग काउंटिंग के अंदर होते रहे। 1986 से लेके 1991 तक करीब 10 रिपोर्टेड ऐसे मर्डर्स फाउंड करे गए जिनके अंदर सारी की सारी वुमेन्स इन्वॉल्व थी एंड उन लेडीज का पहले रेप करा गया एंड देन इवेंचुअली दे वर मर्डर्ड। एंड जो सारे क्राइम्स थे इसके पीछे की द वन मोस्ट शॉकिंग थिंग जो मेरे को भी लगी वो ये थी कि 2 किलोमीटर के रेडियस के आसपास के अंदर ही ये सारे टारगेट्स ढूंढे जा रहे थे क्रिमिनल्स के द्वारा एंड ये क्राइम्स हो रहे थे। ये साउथ कोरिया का पहला सीरियल किलर केस माना जाता है एंड द फैक्ट कि न जाने कितने सालों तक ये केस चलता ही रहा एंड किसी को भी कुछ पता ही नहीं चला कि इनके पीछे कौन था, ये सब चीजें कैसे हुई। ये एक और ऐसी चीज है जो कि लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा डर बनाकर रखी हुई थी उस टाइम पर। इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका था, लगभग 18 लाख पुलिस ऑफिसर्स को मोबिलाइज करा गया था, 3000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को जांचा गया था, लेकिन कहीं पर भी नतीजा निकल ही नहीं रहा था। ये सब कौन कर रहा था किसी को पता ही नहीं चल रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि शायद कोई पैरानॉर्मल फोर्स इसके पीछे है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा शायद नहीं था। एंड आज के टाइम में भी जिसने भी ये हरकतें करी थी, जिसने भी ये क्राइम्स करे थे, हो सकता है वो जिंदा हो, इन लोगों के बीच में ही हो। बट रुको रुको रुको, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सितंबर 2019 की बात पर अब हम आ जाते हैं। एक खबर आती है कि क्राइम सीन्स पर जो डीएनए मिलता था वो एक पर्सन से मैच हो जाता है जो कि वहां के बुसान प्रिजन के अंदर कैद था उस वक्त पर। वो डीएनए मैच होता है ली चुनजी नाम के एक पर्सन के साथ में एंड वहाँ के ही 10 में से किसी क्राइम सीन के ऊपर ये वाला डीएनए मिला था एंड न जाने कितने सारे सालों के बाद में, कितनी मेहनत मशक्कत के बाद में पुलिस वाले इस वाले नतीजे तक पहुंच ही गए थे। ली चुनजे जो था वो लाइफ सेंटेंस गुजारने वाला था इसी प्रिजन के अंदर, बिकॉज उसने अपनी ब्रदर की वाइफ को पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड देन उसका मर्डर कर दिया था। एंड ये जो बात है ये है 1994 के वक्त की। ली चुनजे पास जैसे ही पुलिस वाली पहुंची तो उसने ज्यादा कुछ ऐसे लाइक ड्रामा नहीं करा, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ हेल की तरह गुजार ही रहा था। उसने पुलिस वालों के आते ही सब चीजें कन्फेस कर ली कि हाँ मैंने ही ये सारे मर्डर्स करे थे एंड तुमको तो 10 ही मिले है ना, तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन ढंग से करी नहीं। इन टोटल मैं 14 मर्डर्स कर चुका था एंड इतना ही नहीं, मैं 35 के अराउंड में सेक्सुअली असॉल्ट भी कर चुका हूं अपने विक्टिम्स को। मुझे नंबर भी अब ढंग से याद नहीं, लेकिन जुलाई 2020 तक ये सारे ट्रायल्स वगैरह चलते रहे। इवन दो उसने एडमिट कर लिया था, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब्ड होने के कारण पुलिस वाले एकदम ऐसे ही उसकी बातों से एग्री करके उसको लेकर नहीं जा सकते। लेकिन फिर जुलाई 2020 में 14 मर्डर्स एंड 9 सेक्सुअली असॉल्टेड वुमेन्स के लिए जो डीएनए प्राप्त होता है उसके लिए इसको जो है सजा दे दी जाती है। एंड 34 तो नहीं, लेकिन 9 लोगों के सेक्सुअली असॉल्ट एंड 14 मर्डर्स जो उसने बोला था उसके लिए उसकी ये डिटेल्स वेरीफाई फाइनली हो चुकी थी। पुलिस वालों को बाद में ये चीज उसके बिहेवियर से समझ आ गई थी कि ली चुनजे जो है वो एक बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन है, उसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज हैं एंड वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी भी वुमेन को, नो मैटर व्हाट द एज, कोई बच्ची हो, कोई बड़ी हो, कोई बूढ़ी हो, एंड हर टाइप के लोग इन्वॉल्व थे उसके इस मर्डर्स के अंदर, वो जाकर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है जस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। एंड यू नो व्हाट मूवी वाज मेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल दिस हॉरेंडस क्राइम जो कि साउथ कोरिया में पहली बार इतने लेवल पर हुआ था। द मूवी वॉज कॉल्ड मेमोरीज ऑफ मर्डर, जो कि 2003 के अंदर रिलीज हुई थी एंड इसी केस के ऊपर बेस्ड थी।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जानते ही हो कि बिटकॉइन ने अपना हाई टाइम बना दिया है और इसी के साथ में बिटकॉइन अब और भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो अभी जाइए और डाउनलोड करिए कॉइनस्विच ऐप को, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, शिबा इनू एंड बहुत सारे वैरायटी के और भी क्रिप्टो करेंसीज आप सिंपली बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसी के साथ आप कॉइनस्विच के अंदर क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, जहां पर आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25 टाइम्स मोर लेवरेज। इसका सिंपली भाषा में मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रुपए ट्रेड करने के लिए देन यू कैन ट्रेड विद 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर एकदम नए हो तो पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फीस भी सेव कर लोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है एंड 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना भरोसा दिखाया है कॉइनस्विच को। इनका एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त फीचर है जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है एंड ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा अश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ में। यहाँ टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ में ट्रेड करते हैं। आप सोते सोते भी इवन पैसा कमा सकते हो एंड ऐसा करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी जाइए चेकआउट करिए। एंड हाँ, कॉइनस्विच दे रहा है 1% कैशबैक एंड 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइनस्विच पर इवन प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन करे जाते हैं। क्रिप्टो और INR मिला के टोटल जो कस्टमर होल्डिंग है वो 2774 करोड़ के आसपास है एंड टोटल जो कॉइनस्विच होल्डिंग है क्रिप्टो और INR मिला के वो 3497 करोड़ के आसपास है। ये दिखाता है इन लोगों की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी डाउनलोड करिए। जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो है फ्रॉग बॉयज ऑफ डेगू। टाइटल सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कैसा अजीब सा नाम है, बट यू विल गेट द रेफरेंस वेरी वेरी सून। 1991 का वक्त था जब अ ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स अचानक से मिसिंग हो जाते हैं। अब इस स्टोरी के अंदर फ्रॉग का नाम क्यों था? बिकॉज ये जो बच्चे थे ये सालामेंडर नाम के एक फ्रॉग की स्पीशीज के एग्स ढूंढने के लिए गए थे। क्यों ढूंढने के लिए गए थे इसके ऊपर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। मे बी वहां पर कोई ऐसा गेम होता होगा जैसे हम अपने बचपन के अंदर तितलियां वगैरह पकड़ना काफी ज्यादा पसंद करते थे, तो हो सकता है कि कोरिया के अंदर ऐसा कोई ट्रेडिशन हो। वी डोंट नो बट एग्जैक्टली इट कुड हैपन। अब आपको लग रहा होगा कि इन बच्चों के मिसिंग होने के बाद में कुछ रिपोर्ट्स फाइल हुई होंगी या फिर इन लोगों को ढूंढ लिया गया होगा, चाहे थोड़ा टाइम बाद ही ढूंढा गया हो, लेकिन ये मिल गए होंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। 1991 के बाद में 2002 के अंदर जाकर इन लोगों की बॉडीज फाउंड करी गई 11 साल बाद। ये बच्चे स्कूल हॉलीडे एंजॉय करने के लिए इधर उधर जाते रहते थे एंड लास्ट इन लोगों को कुछ स्कूलमेट्स ने एंड इनके कुछ गांव वालों ने देखा था जब ये माउंट वेयरयोंग नाम की जगह के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये बच्चे गायब हो गए थे तो इनके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि चुप बैठे थे या फिर वो उम्मीद खो बैठे थे। उन्होंने बहुत अपनी आवाज उठाई। उनके माँ बाप ने इनके लिए सॉन्ग्स बनाए, इनके लिए रैलीज निकाली। इनके सॉन्ग्स का नाम भी फ्रॉग बॉयज था क्योंकि इन 5 बच्चों को फ्रॉग के एग्स वगैरह, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इकट्ठा करना काफी ज्यादा पसंद होते थे। पूरे साउथ कोरिया के अंदर इन बच्चों के लिए रैली चल रही थी। यू नो इवन द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट केम इनटू द शो। उन्होंने इवन 42 मिलियन साउथ कोरियन करेंसी भी ऑफर करी थी जो भी लोग इन बच्चों को ढूंढ कर वापस लेकर आएंगे। 3.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स जुड़े हुए थे इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन ऑल दे वर गेटिंग वॉज डेड एंड्स। अब आ जाती है कहानी सितंबर 2002 की, अराउंड 11.5 साल बाद उनके डिसअपीयरेंस के। अब तक तो ऑब्वियसली केस ठंडा हो चुका था, सारे पेरेंट्स जो हैं उनके मान चुके थे कि अब उनके बच्चे वापस नहीं आने वाले एंड ऐसा था भी, बट एटलीस्ट यहाँ पर उनको एक लास्ट उनकी वाइब जो कहते हैं हम एक्सपीरियंस करने के लिए मिली, क्योंकि 4 बच्चों की बॉडीज एंड 5 बच्चों के जूते के पेयर्स माउंट वेयरयोंग के एक हिल साइड के ऊपर मिलती है जब वहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट का काम शुरू हो गया था। जो फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट है, उन्होंने जब इन सारी बॉडीज के ऊपर अपना काम चलाया, उन्होंने जैसे ही जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे निकालने की कोशिश करी इन बॉडीज से रिलेटेड, तो वो बस एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे कि ये डेफिनेटली किसी ने मर्डर करा है एंड मर्डर करके वो बंदा जा चुका है। इसके अलावा उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंड आगे भी इसके ऊपर कोई ज्यादा ऐसे काम हुआ नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किसी मास्टरमाइंड का काम है एंड शायद एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे इस केस के अंदर, बिकॉज जिस तरीके से इन सारे बच्चों को टाई अप करके इनको टॉर्मेंट करा गया होगा, ये बहुत ही ज्यादा प्लान्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सेटनिज्म वर्क के लिए इनके साथ में ऐसा करा गया हो। लेकिन जस्ट स्पेकुलेशंस हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इस केस से रिलेटेड। द फ्रॉग बॉयज मर्डर से रिलेटेड आज तक कोई भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन नहीं निकली है एंड सैडली आई डोंट थिंक कभी निकल भी पाएगी। इनसे रिलेटेड मूवीज जो कि साउथ कोरियन मीडिया के अंदर काफी ज्यादा वायरल हुई थी वो थी चिल्ड्रन नाम की, जो कि 2011 के वक्त में लॉन्च करी गई थी।
आज की जो हमारी थर्ड स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा चिलिंग है, अंदर से शॉक हो जाओगे आप ये सुन के। एंड ये स्टोरी है एक स्कूल केस की। स्कूल का नाम था वांगजू इनवा। एंड ये कहानी जो है ये 1-2 साल की नहीं है, एक बार की नहीं है, ये भी हमारे फर्स्ट केस की तरह काफी सारे सालों तक चलती रही। एग्जैक्टली बताऊं तो 2000 से लेकर 2005 तक। एंड ये कहानी मेरे को इतनी ज्यादा शॉकिंग पता है क्यों लगती है, क्योंकि ये जो स्कूल था ना ये स्पेशली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बनाया गया था। एंड यू नो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल एंड बाकी सारे सेवरल टीचर्स थे, उन्होंने वो इतने ज्यादा शैतान थे अंदर से, इतने ज्यादा डेविलिश थे कि ऐसे बच्चों के साथ भी उन्होंने ज्यादती करी, सेक्सुअली उनको असॉल्ट करा एंड न जाने कैसे कैसे तरीके से उन लोगों को टॉर्मेंट करा होगा इन्होंने। 95% बच्चे जो स्कूल के अंदर थे दे वर हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी वो ढंग से सुन नहीं सकते थे या फिर बिल्कुल भी सुन नहीं सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो स्टार्टिंग के टाइम में इस क्राइम के जो कि था 2000s का, उसी टाइम में मोलेस्ट करा गया था, लेकिन काफी सारे सालों तक इनकी कोई भी खबर बाहर आ ही नहीं पाती। 5 सालों तक स्कूल के प्रिंसिपल एंड न जाने कितने अलग टीचर्स ने इन बच्चों के साथ में बहुत ज्यादती करी। एंड आप सोच रहे हो कि कितना ज्यादा टाइम कैसे लग गया इन बच्चों को अपनी आवाज उठाने के लिए। अगर स्कूल के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि 1-2 सेक्शंस को या कुछ ही पार्ट को स्कूल के पता होगा इन सब चीजों के बारे में। जब स्कूल के अंदर कोई खबर फैलती है तो वो पूरे स्कूल के अंदर कितनी आग की तरफ फैल जाती है, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी है अपने बचपन में। द थिंग इज कि जो प्रिंसिपल था स्कूल का वो बेटा था फाउंडर ऑफ वांगजू इनवा स्कूल का बेटा था। एंड बाकी जो मेंबर्स थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की मोनोपोली को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से यूज करते थे। एंड उनके पास में भी अच्छी खासी पावर थी, इस वजह से कोई भी जल्दी से उनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश नहीं करता था। जून 2005 के अंदर तब फाइनली एक ऐसे टीचर एडमिट हो जाते हैं स्कूल के अंदर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन्होंने ये सारी चीजें नोटिस करी। एंड जब उनके लिए अति हो गई थी इन सब चीजों की, तब उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्ट के चलते उनकी जो अथॉरिटीज होती है उनको इन्फॉर्म करा, एंड इवन पुलिस अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करा इन सब चीजों के बारे में। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इस इन्वेस्टिगेशन के चलते काफी सारी आग मीडिया के अंदर भी लगने ही वाली थी। एंड ऐसा हुआ भी, लोगों के कानों में जब ये सब खबरें गई तो एक नई कमिटी ही फॉर्म कर दी गई थी। एंड इन सब के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही लोग मौजूद थे। जो इन बच्चों के पेरेंट्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल लोग तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वो सिट डाउन स्ट्राइक्स को होल्ड डाउन करके रखते होते थे। उन सब ने अपने हेड्स शेव कर रखे थे जस्टिस लेने के लिए अपने बच्चों के लिए। पुलिस ने 5 प्रीडेटर सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया था ऑलरेडी। एक आदमी उन 5 में से गिल्टी नहीं पाया जाता, 2 लोगों को प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया जाता है। एंड बाकी जो 2 लोग बचे उनको सिर्फ 6 से 8 महीने की सेंटेंस ही होती है जेल की। एंड ये चीज पढ़ने के बाद मैं बल्कि ज्यादा शॉक हुआ, क्राइम से भी ज्यादा शॉक हुआ, बिकॉज जस्टिस जब मिल रहा है तो इतना ज्यादा लाइटली क्यों लिया जा रहा था इस चीज को। लाइक सेक्सुअली वायलेट करना, वो भी इम्पेयर्ड लोगों को, क्या ये कोई छोटी बात थी? क्या ये इतनी ज्यादा इनह्यूमन बात नहीं थी? लाइक आई वाज तो जस्ट डिस्गस्टेड ये स्टोरी पढ़ने के बाद में। एंड 6 से 8 महीने का लाइफ सेंटेंस, आई नो इट्स जस्ट क्रेजी बट इट इज वॉट इट इज। ये इंसिडेंट तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। एंड काफी सारे लोगों ने भी एड्रेस करा कि जस्टिस के लिए इतनी कम सजा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। इन लोगों को अक्ल कैसे आएगी अगर इतना लाइटली इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि एक बुक भी इसके ऊपर लिखी गई जिसका नाम था द क्रूसिबल, एंड जो मूवी इस घटना से रिलेटेड बनाई गई थी उसका नाम था साइलेंस्ड। 2011 के अंदर क्रूसिबल बिल नाम का एक बिल भी पास हुआ जो कि इसके नॉवल से रिलेटेड ही था नाम से। एंड इस बिल के अंदर बेसिकली चिल्ड्रन के राइट्स को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया था, स्पेशली इम्पेयर्ड एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के, इन द केसेस ऑफ सेक्सुअली असॉल्टिंग देम। 2011 के अंदर ये बिल पास हुआ। एंड 2012 वो वक्त था जब वांगजू इनवा स्कूल परमानेंटली बंद हो गया था। आज का जो हमारा 4th केस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, वो भी आई एम लाइक कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई। मेरा दिमाग खराब हो रहा था ये सब स्टोरी सुन के एंड लोगों के ऐसे हॉरेंडस क्राइम्स देखकर। बट यू नो वी लाइक टू लिसन फॉर दोज थिंग्स एंड आई जस्ट होप कि आप लोग ये सारा कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखो, नॉलेज के लिए देखो। कभी भी प्लीज इन सब चीजों से इंस्पायर मत होना, इट विल बी वेरी बैड फॉर योर लाइफ। जो 4th स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा वो है एक सीरियल किलर यू यंग चुल नाम के एक पर्सन की। 2003 से लेके 2004 तक यू यंग चुल ने अपना मेनस पूरा साउथ कोरिया के अंदर फैला रखा था। इस आदमी ने करीब 20 लोगों का मर्डर किया था।
एंड ये सस्पेक्टेड नंबर है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें से जितने भी लोग थे वो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स थे जो कि वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते थे। एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता था इसके हिट लिस्ट में तो वो एक लेडी हुआ करती थी। इसके इस ब्रूटल वेज ऑफ किलिंग के अंदर द ओनली वेपन्स ही यूज्ड टू किल दोज पर्संस वर हैमर्स एंड नाइव्स। यू यंग चुल बिलीव करता था पेनफुल डेथ देने के अंदर। वो आराम से अपने विक्टिम्स को खत्म नहीं करता था, दे लेट देम सफर। एंड यही सबसे ज्यादा शॉकिंग एंड टेरिफाइंग चीज है इस केस की, जो मुझे पर्सनली लगी एटलीस्ट। 1991 वो समय था। आई गेस 1991 कितनी बार आ गया ना इस सीरीज के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। आई डोंट थिंक 1991 अच्छा समय था साउथ कोरिया के लिए। यहाँ से कितने सारे क्राइम्स हुए हैं, कितने सारे क्रिमिनल्स के साथ में ऐसी चीजें हुई हैं कि आगे उन्होंने भी जाके पूरे साउथ कोरिया के अंदर अपना मेनेस जो है फैलाया है। 1991 डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर साउथ कोरिया। ओके, बैक टू द वीडियो। यू यंग चुल की शादी हो जाती है 1991 के वक्त में एंड दे वर लिविंग हैप्पीली एंड वो काफी ज्यादा प्यार करता था अपनी बीवी को। लेकिन 2002 का वो समय था जब उसकी बीवी को उसके इंटेंशंस के बारे में पता चला, उसकी कुछ हरकतों के बारे में पता चला एंड उसने ज्यादा नहीं सोचा एंड सडनली उसने डिवोर्स दे दिया उसको। एंड जैसे ही उसने उसको डिवोर्स दिया, डिवोर्स की बात ही जब छेड़ दी थी, तब यू यंग चुल के दिमाग में वुमेन्स को लेकर हेटरेट और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बिटवीन 1993 एंड 1995 इवन एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट्स भी काफी ज्यादा चल रही थी यू यंग चुल की, लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं हो रही थी आई गेस उसकी इन सब चीजों को लेकर भी। उसके डिवोर्स के बाद में उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली थी, लेकिन 2003 का एक वापस से वो समय आ गया था जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चल जाता है कि ये बंदा एक्स डिवोर्सी है, एक्स कन्विक्ट है एंड वो भी इसे छोड़कर चली जाती है। इन सारे फैक्टर्स एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड यू यंग चुल का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो चुका था। उसका दिमाग लड़कियों को लेकर जस्ट वायलेंट हो गया था, काफी ज्यादा लस्टी सा हो गया था एंड उसके दिमाग में बस इन लोगों के प्रति हेटरेट थी। वो बस इन्हें खत्म करना चाहता था अगर उसकी लाइफ में कोई आता था तो। सितंबर 2003 का अब वो समय आ जाता है जब यू यंग चुल अपनी सारी हदें पार करके एक प्रोफेसर एंड उनकी वाइफ को उन्हीं के घर में जाकर आकर मार जाता है। उनका घर था गैंगनम सियोल के अंदर एंड गैंगनम वी ऑल नो वेरी फेमस सिटी फ्रॉम द सॉन्ग गैंगनम स्टाइल। यू यंग चुल की मर्डर स्ट्रीक चलती रही, वन विक्टिम आफ्टर वन विक्टिम। जुलाई 2024 तक उसका ये कहर पूरी तरह फैल चुका था कोरिया के अंदर। लेकिन फाइनली अब वो वक्त आ गया था जब यू यंग चुल पकड़ा जाता है एंड जब वो पकड़ा जाता है तो 20 तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंफर्म मर्डर्स हैं इस बंदे के। एंड इतने सारे मर्डर्स करने के बावजूद भी यू यंग चुल बिल्कुल अकेला आता था, बिल्कुल अकेला जाता था। एंड इतने सारे मर्डर्स करने के बावजूद भी पुलिस वालों को अराउंड अ ईयर लग गया उस पर्सन को ढूंढने के लिए जो कि आसपास के नेबरहुड के अंदर ही ऐसी हरकतें कर रहा था। पुलिस वालों को ये तो ऑब्वियसली पता चल गया होगा ना जब ये मर्डर्स हो रहे थे कि ये कैसे कैसे लोगों को टारगेट कर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को 1 साल इसलिए लग गया बिकॉज इतना ज्यादा मास्टरमाइंड था, इतने अच्छे से प्लान करता था अपने मर्डर्स को कि क्राइम सीन के ऊपर कोई भी ट्रेसेस ही नहीं छोड़ता था अपने मौजूदगी के। पहली बात तो वो हैमर्स एंड नाइफ्स का यूज करता था जो कि वो अपने पास ही रखता था, तो उसके वेपन्स को ट्रेस करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। एंड सेकंड सबसे डिस्टर्बिंग चीज, वो क्राइम सीन्स के ऊपर जाकर वो आग ही लगा दिया करता था कि थोड़े बहुत सबूत अगर रह भी जाएं तो आग उसका काम कर दे। उनकी बॉडीज को जब वो अपने साथ में लेकर चला जाता था, क्राइम सीन से गायब कर देता था, तब उनकी बॉडीज को वो छोटा छोटा काट कर हिल साइड के ऊपर फेंकाता था ताकि थोड़ा सा भी कोई चांस ही ना बचे कि इनको कोई फिगर आउट कर ले या फिर कोई ढूंढ पाए। कई केसेस में तो यू यंग चुल ने ये भी बताया कि उसने अपने विक्टिम्स को कटिंग वटिंग करने से पहले उनके फिंगरप्रिंट्स रिमूव कर दिए, उनके दांत वगैरह से सारा ऐसे साफ कर दिए कि पता ही ना चले कि ये इंसान जब जीवित था तो था कौन। एंड इस हॉरेंडस पर्सन के क्राइम के पीछे के बेसिस पर जो मूवी बनाई गई है उसका नाम था द चेजर, जो कि 2008 के वक्त में रिलीज करी गई थी। जो फिफ्थ स्टोरी है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये केस इस लिस्ट के अंदर मौजूद ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये केस सुनने के बाद, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, आप कितने ही पत्थर दिल क्यों ना हो, आपको लिटरली रोना आ जाएगा। दैट्स हाउ बैड इट वॉज, दैट्स हाउ क्रीपी इट वॉज, दैट्स हाउ इनह्यूमन इट वॉज। द फिफ्थ केस दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू गाइज इज ऑफ चो डू सन केस।
जो कि 2008 के वक्त में हुआ था। दिसंबर 2008 की बात है जब चूडू सन नाम का एक पर्सन एक 8 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट कर देता है एंड उसे अधमरा करके छोड़ देता है। लड़की का नाम था एनसन एंड वो गैंगोगी 2 नाम की जगह पर ही रहती होती थी। चूडू सो उस 8 साल की बच्ची को ल्योर करता है ये बोलकर कि उसे उसकी मदद चाहिए। वो एक चर्च के बाहर में खड़ा था जब ये सब बातें वो कर रहा था। बारिश भी हो रही थी, उसके हाथ में छाता भी था। वो उसे बोलता है कि तुम्हें उसके साथ में चर्च आना चाहिए एंड वो बहुत अच्छे से प्रे करवाएगा उसे। स्टार्टिंग में चूडू सो इतने अच्छे से प्यार से बात करता है कि अनसन को पता ही नहीं चलता कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ भी है। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो उस चर्च के बाथरूम में ही उस बेचारी बच्ची को लेकर जाकर उसका बहुत ब्रूटली रेप करता है। एंड इस असॉल्ट का जो नतीजा था वो इतना ज्यादा डरावना था एंड क्योंकि उस बच्ची की एज बहुत ही ज्यादा कम थी, हर बॉडी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस टू हैपन एट अ सच यंग एज। इस वजह से जब ये हरकतें खत्म हुई तो इवन कुछ बॉडी पार्ट्स उसके अंदर से बाहर आ चुके थे, दिख रहे थे। वैसे तो डिटेल में मैंने काफी कुछ कवर करा है इस बच्ची के केस के ऊपर एंड ये भी मैंने उसके अंदर बताया था कि कैसे इस बच्ची को फिर बाद में हॉस्पिटलाइज करा गया। इवन पुलिस वालों ने कैसे बेचारी को परेशान किया अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए। वो बेड पर अधमरी बैठी है, शी कांट इवन वॉक, शी कांट इवन टॉक प्रॉपरली एंड उसे पुलिस वाले जबरदस्ती लोगों की रोज फोटोज ला कर दिखाते थे कि डिसाइड करो, हमें इन्फॉर्मेशन दो, हमें डिस्क्राइब करो कि तुम्हारे साथ में किसने ये सब हरकतें करी है। इवेंचुअली वो एक नतीजे पर पहुंच जाती है जब चूडू सन नाम के एक आदमी की फोटोज के सामने आ जाती है तो वो उसे पॉइंट आउट कर देती है। पुलिस वाले जब उसे पकड़ लेते हैं तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो रोना शुरू कर देता है, वो उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था उस टाइम पर, इस वजह से मेरे से ये गलती हो गई, लेकिन मेरे कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं थे, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। कोर्ट के अंदर जब ये चीज गई ना, जब ये सारे ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे कि हाँ ये आदमी बुरा नहीं है, ये बस ड्रंक था तो इस वजह से इसके थ्रू ये घटना हो गई, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। लिटरली इस तरीके से परसीव करा गया इस केस को। एंड चूडू सन जिसको लिटरली मार दिया जाना चाहिए था, मैं यहाँ पर कोई सॉफ्ट वर्ड्स नहीं रख रहा हूँ, मार दिया जाना चाहिए था ऐसे क्राइम करने के बाद में, उसको सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई जाती है। दैट्स हाउ द स्ट्रिक्ट लॉज इन साउथ कोरिया वर्क्स। यानी कि दिसंबर 13, 2020 का वो टाइम है जब चूडू सो वापस कोरिया की स्ट्रीट्स के अंदर खुला घूम रहा है, आज भी घूम रहा है। इसका मतलब सितंबर 6, 2017 का वो टाइम था जब एक पिटीशन चल रही थी कि चूडू सन को जेल के अंदर ही रखना चाहिए, ऐसे लोगों को स्ट्रीट्स पर वापस अलाउ नहीं करना चाहिए। इस पिटीशन को 6.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने साइन करा था। एंड इस पिटीशन के अंदर ये भी मेंशन करा गया था कि अगर तुम इसको बाहर निकाल ही रहे हो तो एटलीस्ट अगले 7 साल तक इसके एंकल के ऊपर एक ऐसा मॉनिटर रखो जो कि ये बिल्कुल निकाल ही ना पाए, एक ऐसा मॉनिटर जिससे पता चलता रहे अथॉरिटीज को कि हर वक्त ये कहां पर है, क्या कर रहा है। अब द प्रॉब्लम है कि चूडू सन जब रिलीज होता है तो वो बोलता है कि मैं वापस से एनसन नाम की जगह पर जाकर ही रहूंगा जो कि योंगुडी डो नाम की जगह पर मौजूद है। एंड ये न्यूज आने के बाद में जो इस लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। 5000 से ज्यादा आसपास के रहने वाले लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी कि हम पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज के ऊपर एंड सारी फोटोग्राफ्स वगैरह भी अवेलेबल होगी इस पर्सन की, ये कहां पर जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको मॉनिटर करा जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन इस फैमिली की हेल्प करने के लिए इन्होंने एक फंड रेजर चलाया जिसके अंदर इनको 250 मिलियन कोरियन वॉन के अराउंड में मिल गए, जो कि अराउंड $2.5 लाख के आसपास में हो जाता है, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये लोग इस जगह को छोड़कर साउथ कोरिया के एक नए रीजन में जाकर बच सके, एक ऐसी जगह पर जाकर जहां पर चीजें काफी ज्यादा सेफ है उनकी बच्ची के लिए। बिकॉज सोचकर देखिए कि अगर बाय चांस इस बच्ची का एंड चूडू सन का वापस से आमना सामना होता है, चाहे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ही क्यों ना वो बिहेव करे, तो कितना ज्यादा मेंटली प्रेशर आएगा इस बच्ची के ऊपर, कितना ज्यादा खौफ में जिएगी वो हमेशा। वो कभी भी उस आदमी को एक अच्छी नजरों से नहीं देख पाएगी आफ्टर वॉट ही डिड टू हर। इस केस से रिलेटेड अगर आपको मूवी देखनी है तो 2013 के वक्त में एक मूवी आई थी होप नाम की, जिसको आप देख सकते हो। गाइज आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोरिया के कुछ हॉरेंडस क्राइम से अब आप बहुत ज्यादा वाकिफ भी हो गए होंगे एंड आई रियली होप कि कोरिया के अंदर जो जस्टिस सिस्टम है थोड़ा सा सुधरे, काफी ज्यादा लाइटली ली जाती हैं चीजें वहां पर। एनीवेज वीडियो पसंद आई है तो एज ऑलवेज सब्सक्राइब करके रख दो एंड फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो माउंट साइडर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।